आप सभी को पता होगा जिस प्रकार से हमने कल शाम को अरुणभूमि चैनल के थ्रू से हमने एक लाइव दिया था, उसमें कहा था कि अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 2014 के बारे में आपको बताने के लिए। और मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे जो न्यूज़ को देखने के बाद और आज हमने एक अरुणाचल प्रदेश का एक बहुत जो सीनियर जो लॉयर है उनके घर में अभी मैं मौजूद हूँ और हम बात करेंगे कि अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 2014 दरअसल क्या है और आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और इस न्यूज़ को लगातार मैं कवरेज कर रहा हूं कि ये कानून क्या कहता है। तो इसके बारे में जानने के लिए अभी मैं मौजूद हूं जो कि अरुणाचल प्रदेश के एक जो है सीनियर लॉयर है टीटी तारा, उनके मैं चैम्बर में हूं। मैं उनसे सीधा बात करूंगा। सर, सबसे पहले आपको अरुणभूमि चैनल में स्वागत करता हूँ। थैंक यू। सर, हम लोग सीधा आपको सवाल करेंगे क्योंकि पब्लिक का बहुत एक मिसकम्युनिकेशन था कि ये जो अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 2014 को बहुत लोग पूछ रहे थे क्या है क्या नहीं है। उसके बाद जो है क्या इस कानून को जो है मजिस्ट्रेट के तरफ से या फिर सरकार के तरफ से सही से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, इसके बारे में बहुत चर्चाएं चल रही है अभी सोशल मीडिया में। आपसे मैं सीधा ये जानना चाहता हूँ कि ये दरअसल अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 2014 क्या है? ये जो है इनको एक्ट नंबर 12 ऑफ 2014 बोलते हैं। और इनको जो है गवर्नर का एसेंट मिला था 5 सितंबर 2014, विच इज़ नोन एज द अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन ऑफ एक्ट। इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि सर्टेन ऑफेंसेस को अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के तौर पे डिक्लेयर किया गया है। जैसा आप बंद कॉल करो या कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्शन या फिर आप किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को तोड़ फोड़ करेंगे या लैंड ग्रेविंग करेंगे या इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शंस होगा एंड सो फोर्थ है। तो ये कानून में किसी को भी किसी वक्त पकड़ के अंदर किया जा सकता है। और ये कानून जो है कहीं ना कहीं इस वक्त इनेक्टमेंट के बाद गलत इस्तेमाल होया जा रहा है। इसमें मतलब गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जी 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 सर, ये एक्चुअली तो ये तो सही बात है क्योंकि बहुत लोगों का यही सवाल था कि ये कानून को सही से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। क्योंकि हम लोग अगर अरुणाचल का अगर 5 साल पीछे अगर जाते हैं तो ऐसे बहुत सारे बनकोल्स अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, खास करके कैपिटल रीजन में। लेकिन इसमें सरकार का क्या पावर है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का क्या पावर है इसमें? इसमें बेसिकली ऐसा होता है, सरकार सिचुएशन को इवालुएट करते हैं पहले। द नेचर, ग्रेविटी एंड क्वांटम ऑफ डिस्ट्रक्शन दैट इज लाइकली टू बी डन बाय द बंद कॉलर्स और एनी सिटीजन्स विच इज़ डेट्रीमेंटल टू द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। तो एसेस करने के बाद ही ये कानून को लगाया जाता है। ये कानून का मतलब जो ये एक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सर? एक ऑब्जेक्टिव मैंने थोड़ा पहले आपको बताया था कि कोई सिटीजन कानून को अपना हाथ में लेके जैसा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं या किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं या दुकानें बंद करवा रहे हैं बंद के नाम से, बहुत कुछ है। सारे लैंड ग्रेविंग हो, जैसे ड्रग पेडलर्स है सारे, या कोई सरकारी प्रॉपर्टी को तोड़ दिया या घर को तोड़ दिया, उनको भी इस कानून में बुक किया जा सकता है। और ये कानून जो है किसी के ऊपर भी, ना वकील, ना मंत्री, ना संतरी, किसी के ऊपर भी लगाया जा सकता है इसको कोई भी पल पे। जी, कभी भी सरकार को ये लगा कि नहीं, इनको ये मेरे राजनीति के खिलाफ है जी, इनको मुझे सप्रेस करना ही है, तो कहीं ना कहीं छोटे से ग्राउंड लगा के आपको डिटेन कर ही देंगे। इसमें सर प्रोविजंस और इसका सेक्शन जो है क्या कहता है सर? इनका एक नंबर तो ऑब्जेक्टिव तो सेक्शन 1 में है जी, और डेफिनेशंस सेक्शन 2 में है इनका। एंड सेक्शन 3 जो है इनका मजिस्ट्रेट डिटेंशन पावर को डिस्क्राइब करते हैं। इसमें सेक्रेटरी से ऊपर और डिप्टी कमिश्नर, दैट इज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनको पावर दिया गया है कि डिटेंशन ऑर्डर इशू करने के लिए। तो उसमें ये सेक्शन 3 का है। उसके बाद सेक्शन 4 में ये डिटेंशन ऑर्डर को कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा इनके ऊपर चर्चा किया हुआ है ना। तो उसके बाद इसमें एक है CRPC का जुरिडिक्शन को कम्प्लीटली आउस्ट कर दिया है।
जैसा कि इसमें किसी को डिटेन कर दिया, डिटेन करने के बाद उनको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के अंदर पेशी करना है, वो नहीं है इसमें। और दूसरा जो है 5 दिन तक आपको खबर ही नहीं देंगे, रीजंस नहीं देंगे, डिस्क्लोज नहीं करेंगे आपको क्यों डिटेन किया। और सरकार ये चाहेगा कि अगर ये पब्लिक का इंटरेस्ट में है देन इनको 10 डेज तक भी उसका पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। ये है इसका ड्रैकनियन। देन ये डिटेंशन ऑर्डर जो है अगर सेक्शन 3, 1 और 2 के अंदर पास किया है तो सेक्शन 6 में क्या करता है, अगर ये डिटेंशन ऑर्डर इलीगल भी हो इनको वैलिड कराता है। This cannot be a ground for invalidity. So whether the action is legal or illegal, that has been validated by section 6 of this act. Then फिर किसी के ऊपर डिटेंशन ऑर्डर इशू करते हैं, देन वो सरेंडर नहीं किया या पुलिस उसको किसी कारण से अरेस्ट नहीं कर पाया, तो क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या पर्टिकुलर जो ऑफिसर जो आपका डिटेंशन ऑर्डर इशू किया है, पास किया है, वो फिर उसको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया जाता है। देन उसके बाद सेक्शन 8 जो बताता है ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन टू बी डिस्क्लोज टू पर्सन अफेक्टेड बाय ऑर्डर, ये 5 डेज एंड इट कैन फर्दर बी एक्सटेंडेड टू 10 डेज। तो इसमें ये बताता है कि सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 8 में ये बताते हैं कि नथिंग इन दिस सब सेक्शन रिक्वायर द अथॉरिटी टू डिस्क्लोज फैक्ट्स विच इट कंसीडर टू बी अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। देन इनके बाद भी सेक्शन 9 जो है बताता है फिर एडवाइजरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो एडवाइजरी कमेटी जो है इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इट इज़ कंपोजिशन ऑफ रिटायर्ड जज ऑफ ए हाई कोर्ट एंड 2 नॉमिनी फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका एक ये एडवाइजरी बॉडी का भी एक खामियां है। सपोज पहला तो रिटायर हाई कोर्ट जज मिलते नहीं यार ये सारे नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में। जजेस रिटायर होने के बाद में कहीं ना कहीं कोई स्टेचुटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में इनका असाइनमेंट हो जाता है। देन उस कारण से फिर ये बॉडी कॉन्स्टिट्यूट कर ही नहीं पाता स्टेट, या इट मे टेक 6 months 1 year लाइक दैट। हाँ, देन उसके बाद इसमें दूसरा खामियां ये है कि सपोज रिटायर्ड जज जो चेयरपर्सन है, जो बॉडी है एडवाइजरी बॉडी का बोर्ड का, अगर वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर पास करेंगे, अगर स्टेट का 2 नॉमिनी जो है अलग व्यू देंगे देन ये फिर डिटेंशन कंटिन्यू होगा बिकॉज इट विल बी रेफर टू दी लार्जर बोर्ड। तो इसमें इस प्रकार का है। फिर डिटेंशन जो है आपका बॉडी को जो रेफर करते हैं सेक्शन 10 में है। 3 महीने की बाद ही आपका एडवाइजरी बॉडी में वो डिटेनी को रेफर कर देंगे, उसका रिप्रेजेंटेशन जैसा सबमिट करते हैं, है ना। तो देन जो मेजर पॉइंट को मैं बताता हूँ, तो इसमें और एक सबसे खतरनाक जो है मैक्सिमम डिटेंशन जो है 6 months है, मैक्सिमम डिटेंशन जो है। देन उसके बाद सेक्शन 14 में बोलता है रिवोकेशन पावर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन सब्जेक्ट टू फाइलिंग रिप्रेजेंटेशन अंडर सेक्शन 13। देन उसके बाद जो फिर आपको उस पर्टिकुलर प्रोविजंस में आपको रिलीज़ भी कर देंगे टेम्पररी, लेकिन फिर आपको फ्रेश डिटेंशन ऑर्डर पास करने का हक भी है सरकार को, और फिर आपको दूसरा केस में डिटेन कर लेंगे अगर आप उनका टर्म्स को नहीं माना तो। देन उसके बाद फिर सेक्शन 15 में जो है सरकार को एक पावर दिया गया है कि टेम्पररी किसी को भी रिलीज़ किया जा सकता है ना, एनी टाइम। देन उसके लिए तो प्रक्रिया है, सेक्शन 13 में आपको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा कि इसको रिवोक करो बोल के। देन सबसे खतरनाक तो ये है, सपोज कोई भी सरकार कल पावर में आया, वो किसी ऑफिसर्स के थ्रू डिटेंशन ऑर्डर पास किया, उसके अगेंस्ट में कोई भी केस कानूनी मुकदमा नहीं कर सकते, सरकार के अगेंस्ट या स्टेट के अगेंस्ट में नहीं कर सकते। और सबसे इसमें खतरनाक प्रोविज़न तो ये है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी वक्त किसी भी समय इनको उठा के जेल डिटेन किया जा सकता है, और ग्राउंड आपको 5 दिन तक देंगे नहीं, ज़रूरत होगा तो फिर 10 days एक्सटेंड करेंगे इसमें, है ना। देन उसके बाद फिर सबसे और ख़तरनाक वाला सेक्शन जो है सेक्शन 17 है। सपोज़ अभी का जो APSC फियास्को में जो बंद कॉल नारी शक्ति ने किया था, उसमें जो कोई लोग तो फिजिकली फील्ड में है नहीं ना, लेकिन वो
फेसबुक से कर रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं, सोशल मीडिया में फेस कर रहे हैं, तो उसको भी एवेटर के रूप में इसको डिटेंशन किया जा सकता है। और ऊपर में फिर कोई भी आदमी जिसके ऊपर में डिटेंशन ऑर्डर पास किया गया है, आप कहीं छुपा दिया उनको, आपको उसको कंसीलमेंट का ग्राउंड दे के आपको भी डिटेन किया जा सकता है। तो सर इसका मतलब ये हो, क्योंकि आप कानून के अच्छे जानकार हैं, तो इसका मतलब ये हो कि ये कानून जो है कहीं ना कहीं लगता है कि मतलब आपके हिसाब से मतलब बहुत खतरनाक है कुछ कुछ पॉइंट्स को लेकर के, क्योंकि जैसे कि हम लोग अगर अभी ये सरकार के मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से ये एडवाइजरी बोर्ड गठन किया है कि आपने बताया कि वो 6 या फिर 3 महीने या फिर 1 महीने के बाद हो सकता है, लेकिन ऐसे पहली बार सुना है कि क्योंकि भारत का संविधान ये कहता है कि किसी टेररिस्ट को भी, किसी मर्डरर को भी, मतलब जो बहुत बड़ा क्राइम करता है उसको भी एडवोकेट हायर करने का एक मौका देता है कि आप जो है कोर्ट में जाकर के डिफेंस कर सकता है कि इस केस को लेकर के। तो यहाँ पर ऐसे कौन सा कानून ये लोग बना दिया कि मतलब कोई डिटेनी जो है या फिर जिसको डिटेन किया गया हो, ये अपना कोर्ट में भी जाके अपना हलफनामा नहीं दे सकता है या फिर कोर्ट में भी पेश ही नहीं हो सकता है। ऐसे मतलब ये बहुत डेंजर कानून है। आपको क्या लगता है सर? Normally, I understand is the act is unconstitutional because the act itself is against the sacrosanct principle of the Constitution of India, which is known as a sacrosanct document where we follow the rule of law. Having said so, मुझे इस कानून में 3-4 ऐसे खमियाँ आता है. The first, it is directly attacking Article 22 सब आर्टिकल 1 to 7. सी नंबर 1 जो है, इनका बेल का कोई प्रोविज़न ही नहीं है इसमें. और दूसरा जो है आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन, ठीक है ना. तो इसमें एक साधु प्रज्ञा सिंह का एक जजमेंट है, वो काफ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. इट्स वेरी पॉपुलर जजमेंट which is reported sometimes 2011-10 SSC, I think, page 445. It has clearly been held, you must disclose the reason as to why a person is being detained. But this is a law which don't require to disclose the reason for your detention. And person is arrested. After 5 days, the reason of arrest will be communicated. If required be on public interest, on internal security reasons, again after, it can be extended up to 10 days. So that way, that is one thing. This is the first violations. Then number 2 is right to know the reasons. Again, so that judgment, particularly ADM Jabalpur versus Sivkan Sukla, that is 1976 to SSC page 521. This is a landmark constitutional judgment in this country where it has clearly held. See, right to know the reason for detention is a fundamental right, and it is also an statutory right. So that is one thing. Then third mistake where I find fault with this act is that right to consult and to be defended by a legal practitioner of his own choice. So these particular thing is not there. And these directly attracts the A.K. Gopalan versus State of Maharashtra judgment that is reported in AIR 1950 SC page 27. It is very clear. So therefore, what I find is section 3, 5, 8, 11, 12 and 16. Prima facie, it appears to me it is ultra-vires to the constitutional provisions. No doubt, the state government, center and the state government has a power to enact the law. For this particular thing, we have to appreciate Article 246, read with 7th schedule, entry 1, list 1, entry 9, in respect of the union government power to enact a law on prevention detention. Now, similarly, under the same article, list 2, entry 1, state government has been given this power to enact the law. But then, the law is well settled. Any law, if the state government enacts, it should not run contrary to the fundamental rights. So the present act,
मेरे विचार से ये है कि ये अनुच्छेद 19, 21 और 22 का 22 ये भारतीय संविधान का विरोध है। ये मतलब बिल्कुल उल्लंघन है। उल्लंघन है, बिल्कुल उल्लंघन है। और इनका अभी सिटीजन्स लोग इनको लाइटली नहीं लेना चाहिए। इनका सोच समझ के हमें कदम उठाना पड़ेगा। देन इसको पहले हाई कोर्ट में एक PIL के फॉर्म में आर्टिकल 226 में हम इसको याचिका दायर करके इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करवाया जा सकता है कोर्ट के जरिए, या तो कुछ रीज़न असाइन करके देन आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में कोई भी सिटीजन इसको डायरेक्टली अप्रोच किया जा सकता है। लेकिन अभी कुछ दिनों से सुप्रीम कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन ये आ रहा है कि आप पहले आपका रेमिडीज़ को फोरम को वहाँ हाई कोर्ट में एग्जॉस्ट कर लीजिए, देन यू कम टू अस इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनी रिलीफ। ये बिल्कुल आपने सुना होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये जो कानून जो है, जैसे कि लोअर साहब ने जैसे बताया कि इसमें जो है खामियां है, और ये खामियां ये बताता है कि ये कहीं ना कहीं संविधान का जो भी अनुच्छेद है, संविधान का जो कानून है उसको उल्लंघन करता है, ऐसे सर का कहना है। लेकिन ये भी है कि अगर आने वाला समय में हो सकता है कि हम लोग कोर्ट में जो है इसको जो है FIL करने के बाद इसके में विचार किया जा सकता है, ऐसे सर का कहना है। सर लेकिन एक अगर हम लोग इस कानून की बात करते हैं, इसका ये कानून जो है आपके मतलब जब 14 को जब ये लागू किया गया था उस समय मतलब हम लोग अगर सरकार की बात करेंगे, कांग्रेस गवर्नमेंट है उस समय, क्या उस समय जब इसको जो है असेंबली में जब पास किया गया होगा, क्या उस समय ये लोग जानबूझकर किया होगा, या फिर उसमें जो लोगों को जानने वाले लोग नहीं थे तो अपना मन मर्जी की जब अपना पावर को अप्लाई करने के लिए किया गया होगा? आपका इसमें क्या विचार है सर? अब मुझे ऐसा लगता है उस वक़्त हमारे अरुणाचल में भी काबिलियत वाले वकील नहीं थे जो सरकार को समझा सकें कि ये कानून ठीक नहीं है फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। और सिचुएशन ऐसा आया था होगा अपना सरकार को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए, तो वो कानून लगवा दिया। अभी इनको जो कुछ तो रास्ता तो निकलना ही पड़ेगा इसको, अदर देन स्टेट गवर्नमेंट। तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट बोल के नहीं है, आने वाला सरकार जो लीडरशिप होंगे वो भी इसको रिपील नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो उनके लिए बहुत बड़ा हथियार है। तो सर ये हम लोग ये भी समझ सकता है कि मतलब इसका कहीं ना कहीं मतलब अगर कानून के विरोध कोई भी मतलब 5-6 लड़का जो है आवाज़ उठाने लगेगा कि सोशल मीडिया में या फिर कहीं गैदर करके कि ये कानून खराब है या फिर ये सरकार जो है खराब काम कर रहा है, तो ऐसे में ये जो है कभी भी मतलब इस कानून को लागू करके उन 5-6 लड़का को जहाँ भी ये लोग गैदरिंग करके बात करेंगे, डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी करेंगे, तो ये लोग इसको आराम से डिटेन किया जा सकता है। बिल्कुल, बिकॉज आर्टिकल 19(1)(f) एंड G ये काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। आप किसी के ऊपर या किसी के खिलाफ बोल जल्दी नहीं सकते, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। लेकिन इन द मीन टाइम वो अभी आर्टिकल 19 के, यू फॉरगेट अबाउट आर्टिकल 19 नाउ, even Article 21 and 22 of the Constitution, in view of the enactment of this Unlawful Activities Prevention Act 2014. Here is a law that is in the form of very draconian, where any citizens can be detained any point of time. You don't talk about sitting 5 or 6 people. If an individual writes something in the social media, that is enough to detain. So therefore, this is not proper law. तो हमें तो ऐसे लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं ये जो है डेमोक्रेसी जो हमारा जो है, हमारे संविधान ने जो हमको लोकतंत्र में जो हमें अधिकार दिया हुआ है, हमें लगता है कि कभी कभी ये लगता है लोकतंत्र का जो हमें जो अधिकार स्वतंत्र दिया हुआ है ये खत्म करने का काम किया जा रहा है, जिसे एडवोकेट साहब ने जो बताया है। सर अगर हम लोग इसको अगर इस एक्ट के बारे में जानते हुए अगर जितना भी अभी डिटेनीस है, जिसको अभी जितने भी बच्चे जो पकड़े गए या फिर जो सोशल एक्टिविस्ट जिसको डिटेन करके अभी हिरासत में लेके रखा हुआ है, तो इनको अगर कल को निकालना होगा, इसका प्रोसीजर क्या हो सकता है सर? सिंपल है, सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट इटसेल्फ अब रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। तो उनको जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फॉरवर्ड करेंगे सरकार को, एंड सरकार का पावर जो है सेक्शन 14 और 15 में है। तो इनके लिए ये सरकार फ़िलहाल तो अभी ये सेक्शन 14 और 15 को एक्सरसाइज नहीं करेंगे जब तक ये डिटेनीस लोग जो है, CRPC में एक प्रोविजंस है सेक्शन 101 से कि आप PR बॉन्ड देना पड़ेगा कि फ्यूचर में हम इतना नहीं करेंगे और आगे नहीं करेंगे, ये कार्रवाई नहीं करेंगे। जब तक ये नहीं देंगे इसका कोई सल्यूशन नहीं है, क्योंकि CRPC का जुरिडिक्शन को आउस्ट कर दिया है, यहाँ में कोई बेल प्रोविज़न भी नहीं है। प्योरली किसी को भी अरेस्ट करता है सरकार के मर्जी पे है बस।
मर्जी पे है मतलब। मर्जी पे है। तो ये कितना अजीब सा बात है कि सरकार एक ऐसे कानून बना के रखा हुआ है, लेकिन हमने कल भी कहा था कि ये जो है हर स्टेट में अपना अपना नियम से बनाया है। जो भी सरकारें चल रही है अलग अलग स्टेट में, जो है अरुणाचल प्रदेश जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ जो प्रिवेंशन एक्ट 2014, ऐसे ही अलग अलग स्टेट में इस कानून को बनाया हुआ है सर। लेकिन एक बात ये भी आपसे जानना चाह रहा है, क्योंकि आप कानून के जानकार हैं, तो हमने भी एक दो लाइनें पढ़ी थी, क्योंकि ऐसे कानून जो है ऐसे जगह पे होता है जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर जो सेंसिटिव एरिया होता है, जहाँ पर मतलब कभी भी मतलब कुछ भी घटनाएं हो सकती है, तो ऐसे जगह में जो है ये कानून जो है कहीं ना कहीं पिट बैठता है। तो अरुणाचल एक बहुत मतलब पीसफुल स्टेट है, तो ऐसे में अगर हम लोग अपना डेमोक्रेटिक जो भी सिटीजन जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी करना चाहे, तो अभी तो हमको लगता है कि कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता है, ना रैली आयोजित कर सकता है। मतलब ऐसे हो गया, क्योंकि 5-3 से ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ से 144 CRPC लागू हो जाता है, मतलब कल को आने वाला समय में भी। तो आपको क्या लगता है ये डेमोक्रेटिक के लिए एक खतरा चिन्ह है, मतलब आने वाला समय के लिए? That is, I said, this act will come into effect once there is a promulgation of order by magistrate under section 144 of the CRPC. Then the consequences follows, including in the form of detention, so and so forth. But at the same time, if you take proper permission from the district magistrate that we are going to hold a rally, and that is what is mandated under Article 19 of the Constitution, this law will not again come into. But there are certain restrictions. Suppose the terms and condition they gives कि आप ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो उनके दायरे के अंदर आप रह के काम करेंगे तो ये लागू जल्दी नहीं होंगे. लेकिन probably for political considerations, sometimes this law is misused in the present form. आने वाला समय में अगर अरुणाचल प्रदेश में इस प्रकार का जो है ये कानून को अगर नहीं सुधारा जाता है, तो अरुणाचल का जो है फ्यूचर जो है, मतलब अरुणाचल का जो है मतलब जो डेवलपमेंट या फिर कुछ भी कह सकते हैं, अगर ये कानून को सुधारा नहीं जाता है तो कल को मतलब कोई भी कुर्सी में आएगा, कोई भी सरकार आएगा या फिर कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनेगा, इस कानून को जो है सही से उपयोग किया जाएगा या फिर गलत इस्तेमाल करेगा सर? नहीं, इसमें we have to think twice. Number one, we Arunachali don't follow the rule of law. First, they will violate it. Once they are put behind the bar, then they realize, oh, मैंने गलती कर दिया. So then they repent and baptize and then start approaching the authorities. So even if this is a draconian law, if our mindset are changed, these kind of laws will not be applicable. So therefore, my appeal, and in the present form, I don't see that the present government has really misused it. But this APSC fiasco, way the things have gone, it is the people who have taken law into their own hand. For me, what I understand is they don't believe in the investigating agency. They don't trust the judiciary. They don't trust anybody. So, if you don't trust anybody, at the end of the day, it is the judiciary who is going to decide the fate. So, therefore, your duty is only to bring the issue before the public domain, and it is the people of Arunachal that will decide and apply its wisdom whether the investigation is in order or not, whether the government is complying with or not the demand of the citizens. So in this case, what had happened is the popular demand of the activist. Number one, CBI investigation. Number two, for the investigation by the Enforcement Directorate, that has also been complied with. And then as far as this null and void is concerned, this it is only after, this can happen only after constitution of the Public Service Commission. Some boys, they came and consulted me. I told that point of time, look, one member still is there in the commission, meaning thereby there is a commission in Arunachal. The Public Service, Union Public Service Commission will not entertain that. So now everything जो है emotion से किया गया ना, अभी इनको restrain करना चाहिए. And I'll appeal the government, please rethink, release these detainees. They are not terrorists. They are our own young boys. By a stroke of emotional movement, they have done this. And also I will request the aspirants or the leaders of the movement,
not to resort to this unlawful activities, because that is nothing but causing loss to the state at its image, right? So therefore, you come up with a representation, file it before the district magistrate, but give an undertaking that in future we will not be doing, and thereafter we can take a call whether to challenge this law or not. If the popular will of the people feels that this law should be challenged, a remedy is available, and prima facie, I find that there are 4 or 5 loopholes. So this can be well challenged in the court, and it will go. बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि हमने भी कई बार इस बात को कहा है। अगर हम लोग अरुणाचल प्रदेश के अगर 5 साल बैक जाता है तो अरुणाचल प्रदेश में बहुत बनकोल हुआ है, आपको भी पता होगा। और ये बनकोल में अभी जो है ये जो है किस मतलब जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट को लेकर के जो डिटेन किया गया है, क्योंकि अलग अलग डेफिनेशन है। तो अभी जो एग्जिट हमको लगता है कि ये एक्ट को जो है इस बार जो बनकोल जिसको दिया गया है उसको जो है खूब तरीके से मतलब इस लॉ को यूज़ किया गया, और पहले यूज़ नहीं करते थे। और स्टेट राजधानी की जब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर बहुत ऐसे काम है जो है मतलब अनलॉफुल काम किया जाता है। तो हमको लगता है, और जनता का भी सवाल है कि इसमें जो है इस कानून को जो है किसी और को लागू कम किया जा रहा है और किसी को ज़्यादा लागू किया जा रहा है। इसमें आपका क्या राय है सर? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सेक्शन 2 ऑफ दिस एक्ट, जो डेफिनेशन क्लॉज में ये दिया गया है कि जो हैबिचुअल एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्टर है, देन बॉटल लेगर्स है, देन ड्रग पेडलर्स है, और जो कोई कुछ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करते हैं। ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में ये जो सरकारी ऑफिसर्स लोग को जो गवर्नमेंट क्वार्टर अलॉट करता है और डिस्ट्रॉय करता है ना, उनके ऑक्यूपेशन के बाद, इनके ऊपर भी लगाया जा सकता है। और ये ऐसा सिर्फ नहीं है, और कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है इनको ऑफिस आवर्स में गैम्बलिंग करते हैं या कोई इमोरल काम करते हैं, ये भी डेफिनेशंस में है। तो ये किसी के ऊपर भी किसी वक्त भी लागू हो जाएगा, इसमें ऐसा नहीं है। कोई भी ये अरुणाचल में ये कानून के दायरे में कोई भी सुरक्षित नहीं है। रहा दूसरा पहलू आपका प्रश्न का कि स्टेट गवर्नमेंट इम्पार्शियली इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि पहले भी कई दफ़ा स्टेट गवर्नमेंट ने लागू किया है। लेकिन हमारा यहाँ क्या होता है, अरुणाचल गवर्नमेंट जो है बहुत ही सॉफ्ट है हमारे अपने सिटीजन्स को डील करने के लिए। ये क्या करते हैं, पहले लॉ तो डिटेंशन ऑर्डर तो पास कर देते हैं, उसके बाद फिर जेल में भी बंद करके रखते हैं। लेकिन क्या करते हैं फिर सरकार भी ये समझते हैं कि नहीं, हमारे ही बच्चे हैं, इनका फ्यूचर क्यों बर्बाद करेगा, वो सोच के फिर चार्ज फ्रेम नहीं करते हैं और कोर्ट में ट्रायल के लिए नहीं भेजता है। तो उसी प्रकार मैं यही दरख्वास्त करेगा सरकार से भी, इस केस में भी वो लिनेंसी आप शो किया जाए, एक मैग्नानिमिटी शो करे कि स्टेट है, स्टेट इज़ फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल, राइट? वेदर वॉट एवर द लॉ में बी ड्रैकोनियन, बट देर इज़ वे आउट, लॉ अपार्ट देर इज़ ए वे आउट, यू नो। Law basically is based on the human approach. So here this humanitarian angle should be pressed into, and then bind them that if you do this again you will have it, otherwise we will pass the detention order again. So therefore I feel that law, of course I cannot deny that it is not selectively being made applicable. It is, आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन ना सर। इसलिए हमने आपको पूछा क्योंकि जनता का बार बार ये सवाल था कि ये जो है लॉ जो है मतलब सेलेक्टिवली मतलब किसी को अच्छा से मतलब फॉलो करवाया जाता है और किसी को मतलब किसी में लागू नहीं होता है। मतलब ये बहुत सवाल आता है कि अरुणाचल का जो राजधानी ईटानगर में 2 कानून चलता है, एक जो है गरीब के लिए अलग और एक जो है अमीर के लिए अलग। नहीं, ये सरासर गलत है, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि सबसे पहले कानून क्या है हमें समझना चाहिए। समझने के बाद में जो कानून को जो इम्प्लीमेंट करता है उनके ऊपर हमें नज़र रखना चाहिए। अगर जो पर्टिकुलर ऑफिसर को ऑथोराइज़ किया है कि आप ये कानून को एप्लीकेबल करें, और अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, देन उसके ऊपर ही हम याचिका दायर करना चाहिए। लेकिन आज ये नहीं है ना, अरुणाचल में ये चीज़ नहीं चल रहा है, लेकिन लोग कानून को अपना हाथ में ले रहा है। यहाँ तो प्रॉब्लम है ना। अगर वो उस कानून को समझते, एक दायरे में रह के काम करेंगे, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम का कोई बात ही नहीं है। और उसके बाद अरुणाचल एक ऐसा पीसफुल स्टेट है कि
लोग कानून को अपने हाथ में ना लेके कानून के दायरे में रहेंगे ना, ये जन्नत है। लोग कश्मीर को जन्नत कहते हैं ना, नहीं मेरे को लगता है, मैंने काफ़ी ट्रैवल करी है सारे देश विदेश में, जहाँ तक जाके देखा है हमारा राज्य ही सबसे पीसफुल है। इसलिए मैं सबको अनुरोध करता हूँ, सिटीजन को, कानून कोई भी काम कानून के दायरे में रह के करना, और इमोशनल से कुछ भी काम नहीं करना, वहीं गड़बड़ हो जाता है। तो आप लोगों ने बहुत खूबसूरत तरीके से सुना होगा। हमने पूरा जो ये एक्ट के बारे में सर से हमने सीधा सवाल किया है, और इस लॉ में जो है कहाँ लिकोना है उसको भी आप लोगों ने सुन लिया, लेकिन इस लिकोना को भी सही सुधारा जा सकता है, सर ने जैसे बताया है। और ये दर्शक का जो है रिक्वेस्ट था कि हमको इस खबर को चलाने के लिए, और हमने भी कल बताया था कि इस खबर को आप तक जो है सच क्या है, ये कानून सच में कहता क्या है, और इस कानून में जिसको डिटेन किया जाता है उसके ऊपर क्या कानून बनता है, और ऐसा क्या कानून है कि जिसको डिटेन किया गया, जिसको हिरासत में लिया गया, उसको एडवोकेट हायर करने का इजाजत नहीं है, उसको कोर्ट में पेशी करने का इजाजत नहीं है। ऐसा कौन सा कानून है? हमने कल भी कहा था कि हमारा संविधान जो है ये बोलता है कि किसी टेररिस्ट को भी, किसी जो है मर्डरर को भी, या फिर बहुत बड़ा क्रिमिनल को भी एडवोकेट हायर करने का मौका देता है। लेकिन ये जो अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज़ और प्रिवेंशन एक्ट 2014 में एक लिखा हुआ है कि इसमें जो है आप जो है एडवोकेट भी हायर नहीं कर सकते। इस चीज़ को हमने एडवोकेट साहब से पूछा है, और आपको समझ में आ गया होगा कि इस कानून में कहता क्या है। सर का सीधा ये कहना है कि इसमें लिखोना तो है, और इस कानून को भी सुधारा जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ में सुधारा नहीं जा सकता। लेकिन हम बता दें कि जितना भी जो डिटेन्स को जो जल्दी से रिहा करने के लिए सरकार से भी सर ने अपील किया है। सर मैं बहुत आभारी हूं कि आपने आज मुझे समय दिया, क्योंकि आपका बहुत समय व्यस्त रहता है, तो आपने हमें समय दिया, और हमारा कोशिश था कि जो लोगों का मन में जो गलत फहमी था उसको लोगों को मतलब क्लियर करने के लिए आज आपको हमने मुलाकात की, और आपने जो है लोगों को बहुत अच्छी तरीके से इस कानून के बारे में बताया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सोनिया भाई। नॉर्मली हम वकील जो है हमारे एक्ट और रूल्स के अंदर हम मीडिया में ज़्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन स्टेट का बर्निंग इशू है। मैंने एक एल्डर पर्सन के हिसाब से मैं आपके साथ शेयर किया, और सबसे बढ़िया बात तो ये था कि आपने इम्प्रॉम्प्टू बिना बताए अचानक से आके मुझे इंटरव्यू लिया, और मुझे थोड़ा कुछ वक्त मिलता मैं और अच्छी तरह से आपको ये कानून के बारे में बताते। और अभी से मैं इसको रिसर्च करूँगा, इस कानून को किस तरीक़ा से चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में, और इसको हरी भरी में करने का नहीं है। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ रिसर्च। कानून है बहुत, क्योंकि सरकार के भी एडवोकेट जनरल होते हैं, तो वो फर्स्ट लॉ ऑफिसर्स होते हैं स्टेट का, तो देन उनको चैलेंज करना भी एक मुश्किल होता है। देन उससे ऊपर तो जज है, जज को कन्विंस करना है। इसलिए इसके ऊपर में मिनिमम मुझे शायद मेरे लिए 1.5 मंथ्स का रिक्वायरमेंट होगा। मैं इसको एग्जामिन करता हूँ। ये सिर्फ नहीं, ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के ऊपर सिर्फ नहीं, लेकिन ये अरुणाचल में और एक कानून है, ये डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप एक्ट। ये दो एक्ट जो है कतई ये लॉ के रिक्वायरमेंट के अंदर में नहीं है, क्योंकि देयर इज़ अ डिस्क्रिमिनेशंस। इनके ऊपर मैं रिसर्च करूँगा, एंड देन आई विल थिंक ओवर, आई विल ट्राई टू गेट द फीडबैक्स फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर, मैं जब भी कभी दिन आऊँगा मैं आपको पहले से 2-3 दिन पहले बताऊँगा, क्योंकि मैं सर को बता दूँ कि हम बिना बताए यहाँ पहुँच गए थे सर को जानने का, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था। सर ने जैसे कहा कि ये बर्निंग इशू है, और बर्निंग टॉपिक, और पब्लिक को क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। और सर ने अभी आपको बताया 2 पॉइंट थे। एक तो अरुणाचल प्रदेश जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ मतलब प्रिवेंशन एक्ट है, और एक जो है डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप, ये दोनों चीज़ है, और बहुत लोगों के मन में ये सवाल उठता है। और सर ने कहा उसके लिए हो सकता है 2 महीना का भी वक्त लगे, लेकिन ये कानून को जो है इसमें जो है लिखोना है, और इस कानून को सोचा जाना चाहिए, सर ने कहा है। सर मैं आने वाला समय में ज़रूर मैं आपको 1-2 दिन पहले बताऊँगा, और क्योंकि इसीलिए ज़रूरी है, क्योंकि पब्लिक को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पब्लिक से बढ़ के कोई नहीं होता है। इसीलिए मैंने सोचा कि आपको मिल लूँ, तो उसके लिए और एक बार सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।